हेलो फ्यूचर स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू आवर अल्टीमेट वन शॉट रिवीजन सीरीज। मैं हूं आपका मेंटर पीयूष लक्ष्कार। पिछली क्लास में हमने यूनिट 4 को मास्टर रिवीजन किया था और आज हम एंट्री कर रहे हैं सीएसआई नेट लाइफ साइंस के सबसे कॉन्सेप्चुअल, सबसे ज़्यादा हाई वेटेज वाले और बच्चों को सबसे ज़्यादा डराने वाले यूनिट यानी यूनिट 5 डेवलपमेंट बायोलॉजी पर। डेवलपमेंट बायोलॉजी से डर इसलिए लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पाथवेज, म्यूटेंट्स और एक्सेप्शंस हैं। पर आज इस वीडियो में हम इस पूरे यूनिट को एनालाइज करेंगे। हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम लॉजिक समझेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा वो सी एस आई नेट एग्ज़ाम ट्रैप जहां एग्जामिनर हर बार ऑप्शन घुमाता है। तो अपना फोकस बिल्कुल शार्प रखिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और चलिए इस यूनिट को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन बनाते हैं। सबसे पहले फोकस करिए और देखिए हमारा यूनिट 5 का मास्टर सिलेबस ओवरव्यू। इस मैसिव सिलेबस को हमने 4 हाईली स्ट्रेटेजिक सेक्शन में ब्रेक किया है। सेक्शन ए है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, सेक्शन बी है गेमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन, सेक्शन सी है एनिमल मॉर्फोजेनेसिस एंड सेक्शन डी है प्लांट मॉर्फोजेनेसिस। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से, पोटेंसी एंड कमिटमेंट। किसी सेल के पास क्या क्या बनने की ताकत है उसे कहते हैं पोटेंसी। और जैसे जाइगोट टोटिपोटेंट होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल प्लूरिपोटेंट होते हैं और एडल्ट स्टेम सेल मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। लेकिन जब एक सेल का फेट रिस्ट्रिक्ट होने लगता है तो हम उसे कमिटमेंट कहते हैं। इसके दो स्टेजेस होते हैं जहां सीएसआर हमेशा स्टेटमेंट में पूछता है। पहला है स्पेसिफिकेशन और दूसरा है डिटर्मिनेशन। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये फर्स्ट स्टेज है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ये रिवर्सिबल होती है। एक सेल स्पेसिफाइड तब कही जाती है जब आप उसे निकाल कर एक नेचुरल इन्वायरमेंट में रखें और वो ऑटोनोमसली डिफरेंशिएट हो जाए। बात करें डिटर्मिनेशन की तो ये सेकेंड और इरिवर्सिबल स्टेज है। सेल डिटरमाइन तब होती है जब आप उसे एम्ब्रियो के किसी और रीजन में भी डाल दे, तब भी वो अपना ओरिजिनल फेट ही फॉलो करेगी, अपना रास्ता बिल्कुल नहीं बदलेगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन की। ये तीन तरह की होती है। पहला है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। यहाँ सेल अपना फेट खुद डिसाइड करती है कि अपने अंदर साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स की मदद से वो भी। अगर आप एम्ब्रियोनिक से एक सेल निकाल लेंगे तो बचे हुए एम्ब्रियो में उस सेल से बनने वाले स्ट्रक्चर हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, जैसे ट्यूनिकेट्स और नेमाटोड्स में होता है। सेकेंड है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। यहाँ पेट नेबर सेल्स के सिग्नल्स पर डिपेंड करता है। अगर आप कोई सेल रिमूव कर देते हैं तो सराउंडिंग सेल उसका काम कंपेंसेट कर देती है, इसीलिए इसे रेगुलेटिव कहते हैं, जैसे कि वर्टिब्रेट्स एंड सी अर्चिन्स में होता है। थर्ड है सिनेप्टिकल स्पेसिफिकेशन। ये एक स्पेशल केस है जहाँ स्पेसिफिकेशन एक ऐसी सेल में होती है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, बिना प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन के वो भी। यहाँ फेट मॉर्फोजन ग्रेडियंट से डिसाइड होता है सेलुलाइजेशन से पहले, जिसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा सबसे फेवरेट ड्रोसोफिला। अब समझते हैं कम्युनिकेशन की कोर इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस के बारे में। इंडक्शन वो प्रोसेस है जहां एक सेल पॉपुलेशन अपना रिस्पोंडर सेल्स के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। ये यूजुअली पैराकाइन फैक्टर्स या सिक्रेटेड प्रोटीन्स के थ्रू होता है। पर क्या हर सेल सिग्नल को रिस्पोंड करेगी? बिल्कुल नहीं। यहीं पर आती है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब है उस इंडक्टिव सिग्नल को समझना और उस पर रिएक्ट करने की काबिलियत रखना। ध्यान रखना, कॉम्पिटेंस कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है। सेल को एक्टिव होकर स्पेसिफिक रिसेप्टर और डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस करने पड़ते हैं, तभी वो सिग्नल को रिसीव कर पाएगी। अब बात करते हैं
आई इंडक्शन पर। यहाँ हमारा ब्रेन से निकला हुआ ऑप्टिकल वेसिकल्स एक इंड्यूसर का काम करता है और उसके ऊपर ही हेड एक्टोडम रिस्पॉन्डर होती है। अगर ऑप्टिकल वेसिकल बॉडी एक्टोडम को सिग्नल दे तो क्या लेंस बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रंक एक्टोडम के पास कॉम्पिटेंस नहीं है। सिर्फ हेड एक्टोडम ही कॉम्पिटेंस होती है लेंस बनाने के लिए। और ये कॉम्पिटेंस उसे कौन देता है? एक मास्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसका नाम है पैक 6। बिना पैक 6 के लेंस बन ही नहीं सकता। और यहाँ एक और मैजिक होता है, रेसिप्रोकल इंडक्शन कहते हैं उसे। जैसे ही लेंस बनना शुरू होता है वो पलट कर ऑप्टिकल वेसल को वापस सिग्नल देता है कि ताकि वो ऑप्टिक कप में बदल जाए, यानी रेटिना बना दे। अब आता है डेवलपमेंट बायोलॉजी का एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, जिसे कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट। मॉर्फोजेंस ऐसी डिफ्यूजेबल बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स होती है जो सेल का फेट अपनी कंसंट्रेशन के बेसिस पर डिसाइड करती है, जिसके क्लासिकल एग्जांपल है बाइकॉइड, सोनिक हेजहॉग और बीएमपीज। इसको परफेक्टली एग्जाम एक्सप्लेन करने के लिए लुइस वॉलपर्ट ने फ्रेंच फ्लैग मॉडल दिया था। ये मॉडल कहता है कि अगर सेल अलग अलग कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड के हिसाब से डिस्टिंक्ट फेट एक्वायर करती है, फॉर एग्जांपल हाई कंसंट्रेशन जीन ए को एक्टिवेट करेगी, मीडियम कंसंट्रेशन जीन बी को और लो कंसंट्रेशन जीन सी को एक्टिवेट करेगी। इस तरह से नेचर एक कंटिन्यूअस ग्रेडियंट को क्लियर डिस्क्रीट बाउंड्रीज में ट्रांसलेट कर देती है। नेक्स्ट है जीनोमिक इक्विवेलेंस एंड जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। जीनोमिक इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑर्गेनिज्म की हर सेल के पास बिल्कुल आइडेंटिकल जीनोम होता है। तो फिर आँख की सेल और लिवर की सेल अलग अलग कैसे होती है? कभी सोचा है? ये होता है डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन की वजह से। जीन लूस की वजह से नहीं होता है ये। इसे परफेक्टली प्रूव किया था डॉली द शिप के सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर के एक्सपेरिमेंट से। ये एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे आपको पढ़ लेना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। ये एक स्ट्रिक्टली एपिजेनेटिक फिनोमेना है जहाँ एक जीन का एक्सप्रेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस पेरेंट से आया है, और ये प्राइमरी डीएनए मिथाइलेशन के थ्रू होता है। यही रीज़न है कि मैमल्स को नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए मैटरनल और पैटर्नल दोनों जीनोम की एग्जैक्ट ज़रूरत होती है। अब हमारे सामने है स्टेम सेल एंड लीनिएज। एक ट्रू स्टेम सेल होने के लिए दो प्रॉपर्टीज का होना बहुत एब्सोल्युटली ज़रूरी है। पहला है सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी एंड दूसरी है डिफरेंशिएशन। सेल्फ रिन्यूअल यानी डिवाइड होकर अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपी को बनाना, और डिफरेंशिएशन यानी एक स्पेशलाइज्ड टोटल सेल को प्रोड्यूस करना। स्टेम सेल को उसकी अनडिफरेंशिएशन स्टेट में कौन रखता है? उनका स्टेम सेल नीश रखता है। ये वो माइक्रो एनवायरनमेंट है जहां एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल स्टेम सेल को डिफरेंशिएट होने से रोके रखते हैं। और जब हम डेवलपमेंट में सेल लीनिएज ट्रैक करने की बात करते हैं, तब सबसे बेस्ट मॉडल ऑर्गेनिज्म है हमारे पास सी एलिगेंस। सीएसआर का डायरेक्ट फैक्ट, एक एडल्ट हेर्माफ्रोडाइट सी एलिगेंस में एग्जैक्टली 959 सोमेटिक सेल होती है। इसका पूरा इनवेरिएंट सेल लीनिएज साइंटिस्ट मैप कर चुके हैं, जिसमें डेवलपमेंट के दौरान एग्जैक्टली 131 सेल्स मरती है, जो इसे एपोप्टोसिस स्टडी करने का दुनिया का सबसे बेस्ट मॉडल बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन बी, गेमेटोजेनेसिस एंड द फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले बेसिक कंपैरिजन देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस oogenesis से। मियोटिक आउटपुट में क्लियर डिफरेंस है। स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट से 4 फंक्शनल स्पर्म निकलते हैं, जबकि oogenesis में सिर्फ एक फंक्शनल ओवम बनता है और बाकी पोलर बॉडीज बनकर वेस्ट हो जाती है। टाइमिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो।
मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन प्यूबर्टी से लेकर डेथ तक कंटिन्यूस चलता रहता है, लेकिन फीमेल्स में oogenesis इन यूटेरो यानी बर्थ से पहले ही शुरू हो जाती है। प्रोफेज 1 में आकर वो अरेस्ट हो जाती है यानी रुक जाती है और फिर प्यूबर्टी पर आकर दोबारा रिज्यूम होती है। साइटोकिनेसिस की बात करें तो स्पर्म में साइटोप्लाज्म इवनली डिवाइडेड होता है और ओवम में डिवीजन हाईली अनइक्वल होता है। ये अनइक्वल इसीलिए होता है ताकि सारे ज़रूरी मटेरियल फैक्टर एक ही ओवम में प्रिजर्व हो सके। और डिफरेंशिएशन में स्पर्म को पोस्ट मियोटिक चेंजेस से गुजरना पड़ता है, जबकि oocyst फर्टिलाइजेशन से पहले या उसके दौरान मैच्योर हो जाता है। अब हम बात करते हैं एनिमल फर्टिलाइजेशन पर, स्पेसिफिकली इन सी अर्चिन में फर्टिलाइजेशन के एग्जैक्टली 4 सीक्वेंस इवेंट होते हैं। फर्स्ट है कीमो अट्रैक्शन। एग्स अपनी जेली लेयर से SAPs यानी स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड्स जैसे कि रिसेक्ट सिक्रेट करता है, जो स्पर्म को गाइड करके अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड है एक्रोसोमल रिएक्शन। जैसे ही स्पर्म इस जेली के लेयर के कांटेक्ट में आता है, उसका एक्रोसोमल वेसिकल्स की एक्सोसाइटोसिस हो जाती है। इसके अंदर भरे प्रोटीएजेस जेली लेयर को रास्ते से डाइजेस्ट कर देते हैं। थर्ड है रिकॉग्नाइजेशन। अब स्पर्म अपना एक्रोसोमल प्रोसेस एक्सटेंड करता है। यहाँ स्पर्म के टिप पर एक प्रोटीन बना होता है, बिंडिन, जो एक के वर्टली एनवलप पर बिंडिन रिसेप्टर के साथ स्ट्रांगली और स्पेसिफिकली बाइंड करता है। फोर्थ है फ्यूजन। आखिर में स्पर्म और एग की मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है, जैसे एग के अंदर एक मैसिव कैल्शियम रिलीज ट्रिगर हो जाता है। एक एग के अंदर गलती से भी एक से ज्यादा स्पर्म नहीं आने चाहिए, इसलिए एग दो सिक्योरिटी ब्लॉक यूज करता है। ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। सबसे पहला है फास्ट ब्लॉक, जो इन सी अर्चिन में देखते हैं। ये एक टेम्पररी लॉक है जो स्पर्म बाइंड होते ही 1 से 3 सेकंड के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। इसमें एक के सोडियम चैनल खुलते हैं और सोडियम तेजी से अंदर आता है, जिससे मेम्ब्रेन पोटेंशियल +20 मिली वोल्ट पर डीपोलराइज हो जाता है। और याद रखना, कोई भी स्पर्म डीपोलराइज मेम्ब्रेन से फ्यूज नहीं हो सकता। दूसरा और पक्का लॉक है स्लो लॉक, यानी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन वाला लॉक। ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है। जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम वेव आई थी, वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की एक्सोसाइटोसिस करवाती है। इन ग्रेन्यूल्स के एंजाइम सबसे पहले बिंडिन रिसेप्टर को कट कर देते हैं ताकि नए स्पर्म चिपक ना सके। फिर हाइलिन प्रोटीन एक हाइलिन लेयर बनाता है और विटेलिन एनवलप स्वेल होकर हार्डन हो जाता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन एनवलप कहते हैं। और यहाँ ध्यान रखना, मेमल्स के पास ये फास्ट ब्लॉक नहीं होता, वो सिर्फ स्लो ब्लॉक, जिसे जोना रिएक्शन कहते हैं, उसी पर डिपेंड करते हैं, जहाँ ZP2 एंड ZP3 प्रोटीन क्लीव कर दिए जाते हैं ताकि स्पर्म की बिंडिंग परमानेंटली रुक जाए। प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन एक बिल्कुल यूनिक एंड हाईली कोऑर्डिनेटेड इवेंट है। सबसे पहले पोलन ट्यूब को एक तक गाइड कौन करता है? सिनर्जिड सेल्स एक स्पेशलाइज्ड पेप्टाइड सिक्रीट करते हैं, जिसे ल्यूर कहते हैं, जो पोलन ट्यूब को सीधा माइक्रोपाइल तक गाइड करता है। डबल फर्टिलाइजेशन में दो एग्जैक्ट इवेंट होते हैं। पहला इवेंट 1 है जाइगोट फॉर्मेशन का। एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट 2n बनाता है। इवेंट 2 एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। दूसरा मेल गैमेट्स सेंट्रल सेल्स के दो न्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियर n+n के साथ फ्यूज करके प्राइमरी एंडोसोम न्यूक्लियस बनाता है, जो कि ट्रिप्लोइड 3n होता है। इसका अल्टीमेट बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, चलिए वो देखते हैं। ये इंश्योर करता है कि न्यूट्रिएंट टिश्यू तभी बने जब एक सक्सेसफुली फर्टिलाइज हो चुका हो, जिससे प्लांट की एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं होती।
अब एनिमल पर वापस आते हैं। पैटर्न ऑफ क्लीवेज, यहाँ से CSI डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनाता है, इसलिए इस टेबल को ध्यान से समझ लो। पहला है आइसोलेसिथल। इसमें यॉक बहुत कम और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक होती है और इसका पैटर्न रेडियल, स्पाइरल और रोटेशनल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए सी अर्चिन, मैमल्स, एमोक्सियोस एंड मॉलिस्कास। सेकेंड है मीजोलेसिथल्स। यहाँ यॉक मॉडरेट अमाउंट में होता है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक, डिस्प्लेस रेडियल होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग। थर्ड है टीलोलेसिथल। योक डेंस होता है और एक पोल पर जमा रहता है। क्लीवेज मीरोब्लास्टिक यानी इनकम्प्लीट और डिस्कोइडल होती है, जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिश में पाए जाते हैं। फोर्थ है सेंट्रोलेसिथल। योक बिल्कुल सेल के सेंटर में होता है। क्लीवेज मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल होती है, जो कि स्पेसिफिकली इंसेक्ट यानी कि ड्रोसोफिला में मिलती है। अब समझते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज को, कि जाइगोट आगे बढ़ता कैसे है। सबसे पहले आती है मोरुला स्टेज। ये अर्ली क्लीवेज डिवीजन के बाद बनने वाली एक सॉलिड बॉल ऑफ ब्लास्टोमियर्स होती है। मैमल्स के केस में ये स्पेसिफिकली 8 सेल स्टेजेस पर कॉम्पैक्टिंग के थ्रू बनती है, जहां सेल आपस में टाइटली जुड़ जाती है और फॉर्म करती है मोरुला। मोलुला के बाद एम्ब्रियो के अंदर एक फ्लूइड फील्ड कैविटी बनना शुरू होती है, जिसे ब्लास्टोकॉइल्स कहते हैं, और इस स्टेज को ब्लास्टुला कहते हैं। मैमल्स में इस स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जिसमें दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं, ICM यानी इनर सेल मास और ट्रोपोप्लास्ट। और आखिर में आते हैं सबसे क्रिटिकल गैस्टुला स्टेज पर। यह मैसिव सेल मूवमेंट होती है जो एम्ब्रियो को रीअरेंज कर देती है। यही वो पॉइंट है जहां एम्ब्रियो की तीनों जर्म लेयर्स और बेसिक बॉडी एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर्स, डोर्सल वेंट्रल और लेफ्ट एंड राइट, पहली बार एस्टेब्लिश्ड होती है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स की। गैस्ट्रुलेशन के बाद कौन सी लेयर कौन सा ऑर्गन बनाती है, ये आपके फिंगर टिप पर होना चाहिए। बात करें एक्टोडर्म यानी आउटर लेयर की, तो ये सबसे बाहर की लेयर है। ये आपकी एपिडर्मिस यानी स्किन, हेयर और नेल्स और पूरा नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरल सिस्ट एंड डेरिवेटिव्स बनाती है। अब बात करते हैं मीजोडर्म्स यानी मिडल लेयर। ये बीच वाली लेयर है जो नोटोकॉड, सोमिटिस, जो आगे चलकर मसल बोन और डर्मिस बनाते हैं। किडनी, गोनाड्स, हार्ट्स एंड ब्लड वेसल्स भी यही यहीं से आते हैं। अब बात करते हैं एंडोडर्म यानी इनर लेयर। सबसे अंदर की लेयर जो आपकी डाइजेस्टिव ट्यूब एंड रेस्पिरेटरी ट्यूब्स यानी लंग्स की एपिथेलियल लाइनेज और उसके अलावा लिवर और पैनक्रियाज बनाती है। इन कॉम्प्लेक्स लेयर को बनाने के लिए बैस्टुला की सेल 5 मेजर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट करती है। पहला है इन्वेजिनेशन यानी इनफोल्डिंग। सेकेंड इन्वोल्यूशन यानी इनवर्ड लोनिंग। देन इंग्रेशन यानी इंडिविजुअल सेल माइग्रेशन। देन डिलैमिनेशन यानी स्प्लिटिंग ऑफ शीट्स। एंड लास्ट एपिबोली यानी स्प्रेडिंग ऑफ एक्टोडर्म। तो गाइस, इसी के साथ हमने कवर कर लिया है हमारे इस यूनिट का पहला सेक्शन। आई होप जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे।
अगले पार्ट 2 में हम डाइव करेंगे इस यूनिट के सबसे ट्रिकी और हाई वेटेज टॉपिक्स में, जहां से सीएसआई नेट सीधे क्वेश्चंस उठाता है। और ट्रस्ट मी, जो ट्रिक मैं शेयर करने वाला हूं, आप उससे यूज़ करके आराम से जेआरएफ क्वालिफाई कर सकेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ये यूनिट कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ फिनिश हो, तो पार्ट 2 मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि पार्ट 2 आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।